ये कहानी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। दुनिया का एक ऐसा जंगल जहाँ पे जाने से पहले लोग आज भी 100 बार सोचते हैं। उसी जंगल के बीच कुछ लोग अपने बेवकूफी के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके बाद जब उन लोगों के साथ कुछ ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिसको देखने के बाद हम सबकी रूह कांप जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत होती है साउथ ईस्ट एशिया के एक जंगल से, जहाँ पे कुछ लोग बुलडोजर के मदद से पेड़ों को काट रहा होता है। तभी उस बुलडोजर वाले की नजर जंगल की तरफ पड़ता है, जहाँ पे उसे कुछ लोगों की चलने की भनक दिखाई देती है। उस चीज को नोटिस कर ही रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पे वो कुछ खास जवाब नहीं देता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। कुछ देर ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद उसे दिखाई देता है उसका दोस्त को कोई जंगल के अंदर खींच के लेके जा रहा है। उस चीज को देख के वो बिना सोचे समझे एक कुल्हाड़ी उठाता है और तुरंत उसके पास पहुँचता है। लेकिन वहाँ पे वो देखता है उसका दोस्त का बस एक हेलमेट है और एक कटा हुआ उंगली। जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। उस गड्ढे के अंदर नोकीला नोकीला कई सारी लकड़ी गाड़ा हुआ था, मानो कि अगर वो सही तरीके से गिरता तो उसका बचना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता। लेकिन वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकलता है और वहाँ से भागने लगता है। और भागते भागते उसका पाँव एक रस्सी के अंदर फंस जाता है। दरअसल वो ट्रैप जंगल के आदिवासियों ने बिछाया था और वो उसके अंदर बुरी तरीके से फंस जाता है। अब उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी था, वो कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूट जाता है और तभी वहाँ पे वो जंगल का आदिवासी आ जाता है। इसके बाद उसे बड़े बेरहमी से वहीं पे मार देता है। इसके बाद हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दो जवान कपल को देखते हैं, जिसमें एजे, उनकी वाइफ माया और रिची और उनकी वाइफ जैस्मिन, वो सभी कॉलेज के फ्रेंड थे। रिची का कंपनी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था, जिसके वजह से वो सभी हनीमून मनाने के लिए आए होते हैं। रिची अपने कंपनी को काफी आगे तक लेके जा चुका था, जिससे वो अपने दोस्तों से कहता है ये पार्टी मेरी तरफ से और सारा ट्रिप का खर्चा मेरी तरफ से। जिस पे माया कहती है तुम बहुत दिलदार हो। वहीं पे एजे जब अपने कमरे में जाता है, उस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझे नीचा दिखा रहा है और मैं ट्रिप का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। जिस पे माया कहती है ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है और उसकी कंपनी भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ घूमना और एंजॉय करना चाहता है। दरअसल एजे ने अपनी बॉस की बेटी के साथ शादी किया था, इसीलिए वो अपने आप को निकम्मों की तरफ फील कर रहा था। पर माया उसे समझाती है और उसे कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो। फिर अगली सुबह वो सभी ट्रिप के लिए जंगल के अंदर आता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक नील नाम के बंदे से होता है। नील उन सभी को गाइड कर रहा होता है और उन सभी को एक एक लैब जैकेट भी देता है। फिर नील उन सभी से कहता है हम लोग पानी के अंदर छोटे वाले बोट से सफर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग अपना अपना फोन मेरे बैग में प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि जंगल के अंदर वैसे भी नेटवर्क नहीं होगा और गलती से फोन पानी के अंदर गया तो वो खराब हो सकता है। इसीलिए वो सभी अपना अपना फोन दे देता है, लेकिन एजे अपना फोन नहीं देता है। कहता है मैं अपना फोन संभाल के रख सकता हूँ। ये बात सुन के नील को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो सभी छोटे वाले बोट के अंदर बैठ के पानी के अंदर सफर करने लगते हैं, जहाँ पे लोगों को जंगल के अंदर काफी खूबसूरत खूबसूरत चीज देखने को मिलता है। वो सब चीज देख के माया नील से कहती है तुम कितना खुद नसीब हो ना, तुम्हें ये खूबसूरत जंगल रोज दिखने को मिलता है। जिस पे नील माया से कहता है ये जंगल बस दिन में खूबसूरत लगता है, रात होते ही कुछ भयानक सी हो जाती है। जिस पे माया उससे पूछती है भयानक से हो जाता है इसका क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पे नील उन सभी से कहता है कई साल पहले सेम मेरे जगह पे मेरे दादाजी काम करते थे। कुछ लोगों के साथ घूमते घूमते वो सभी साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में पहुँच गए थे और वहाँ से वो सभी हमेशा के लिए गायब हो गए। जिस पे अजय नील से बोलता है कि तुमको कैसे पता चला तुम्हारा दादाजी उसी जंगल से गायब हुए हैं। नील उन सभी से कहता है जब पुलिस वालों ने छानबीन की तो कुछ लोगों का बस आधा आधा बॉडी का पार्ट मिला था। अब ये सभी बात सुन के वो सभी लोग डर जाता है, लेकिन नील उन सभी से समझाता है कि तुम लोग घबराओ मत, हम लोग उसके एरिया से बहुत दूर है और वहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन के सभी के अंदर जान में जान आती है। फिर हम दो बाइक वाले को देखते हैं, वो दोनों भी कपल होते हैं और वो दोनों मोटर ब्लॉगर भी होते हैं। वो लोग अपना ब्लॉग बनाने के लिए जंगल के बीच में आए होते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पे रुक के अपने व्यूअर्स से बता रहा होता है हम लोग इस डेंजर वाले रास्ते के अंदर से ड्राइव करने वाले हैं, जहाँ पे लोग जाने से भी डरता है। ये सीन शूट करने के बाद फिर वो दोनों उस रास्ते पे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वो दोनों अपने अपने गाड़ी से नीचे गिर जाता है। उस लड़की के पाँव के ऊपर बाइक गिर चुका था, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से दब चुकी थी। वो अपने पति को आवाज लगा रही होती है, लेकिन उसका कोई भी आवाज नहीं आता, जिससे वो घबराने लगती है और जैसे तैसे करके अपना पाँव वहाँ से निकालती है और तुरंत अपने पति के पास जाती है। लेकिन वहाँ पे जाती है तो वो देखती है उसका पति का सर गायब हो चुका है और वहाँ पे खाली उसका बॉडी रखा हुआ है। वो चीज देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक बड़े से पहाड़ वाले गुफे के अंदर आ जाती है। वो अपना फोन निकालती है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और सभी से कहती है कि किसी ने मेरे पति को मार दिया है और शायद वो मुझे भी मार देगा। वो इतना बोल ही रही थी, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर अचानक से कोई उसके तरफ हेलमेट फेंकता है, जिससे वो घबरा जाती है। लेकिन तभी वो जंगली आदिवासी उसके सामने आ जाता है और उस लड़की को भी मार देता है। उधर हम एजे को देखते हैं और रिची को देखते हैं। वो दोनों पानी के अंदर खूब ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। एजे रिची के ऊपर पानी फेंक रहा होता है, लेकिन गलती से वो सांप को फेंक देता है, जिससे रिची और उसकी वाइफ डर जाती है और वो दोनों पानी के अंदर कूद जाती है। वहीं पे नील उस सांप को पकड़ लेता है और उन लोगों से कहता है ये सांप काटते नहीं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। अब रिची मस्ती मस्ती में एजे को भी बोट से नीचे गिरा देता है, जिसके कारण एजे का फोन पानी के अंदर गिर जाता है। जिसपे एजे थोड़ा नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि अब फोन नहीं मिलने वाला है। तभी नील पानी के अंदर डुबकी लगाता है और बड़े आसानी से उसका फोन लेके आ जाता है, जिससे वो सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। काफी देर घूमने के बाद फिर वो सभी अपने अपने बोट को पानी के साइड में लगाता है, क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी और वो लोग को एक जगह पे रुकना भी था। फिर वो सभी क्लिप के मदद से पैर में कपड़ा बांधता है, जिसपे कि वो लोग रात गुजार सके और इसके अंदर सो सके। कुछ देर बातचीत करने के बाद फिर सभी को गुड नाइट बोलते हैं और सभी लोग सो जाता है। कुछ देर के बाद ऋषि की वाइफ जैस्मिन को टॉयलेट लगती है और वो किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अकेले वहाँ से उठ के चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से आने लगती है उसी टाइम पे पीछे से एजे उसे पकड़ लेता है। दरअसल एजे और जैस्मिन के बीच में बहुत पहले से अफेयर चल रहा था और ये बात नहीं तो माया को मालूम था और नहीं रिची को मालूम था। एजे अपनी बॉस की बेटी के साथ शादी इसलिए किया था ताकि वो कंपनी उसका हो सके, और प्लान के मुताबिक वो माया को छोड़ के जैस्मिन के साथ सेटल होने वाला था। लेकिन जैस्मिन को ये चीज अच्छी नहीं लगती। जैस्मिन कहती है तुम पैसे के लिए किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो, हम और दिन तक ऐसा नहीं मिल सकते हैं और ये सभी चीज को हम अभी से खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब सुबह होता है तो सभी लोग देखता है कि रिची वहाँ पे नहीं है और रिची वहाँ से गायब हो चुका है। दरअसल एजे और जैस्मिन जब रात को मिले थे तो रिची को इस चीज के बारे में मालूम पड़ चुका था, इसीलिए उस जगह को छोड़ के वो रात में निकल चुका था। अब रिची को अचानक गायब हो जाने के कारण जैस्मिन को भी ऐसा लगने लगता है कि उसे मालूम पड़ चुका है और शायद इसीलिए वो वहाँ से चला गया है। फिर वो सभी रिची को ढूंढने के लिए बोट से जंगल के अंदर तक जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नील उन सभी लोगों को समझाता है हम इस वाले रास्ते से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि तबेले के लोग कुछ दूर ही आगे के जंगल में रहते हैं, हम लोग को वहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं रहेगा। जिसपे एजे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, मेरा दोस्त गायब हो चुका है और हमें उसे ढूंढने के लिए जाना है। जिसपे नील उन सभी से कहता है मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग का इंतजार यहीं पे करूंगा। फिर वो सभी लोग रिची को ढूंढने के लिए जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं और रिची को आवाज लगा रहा होता है। वहीं पे हम नील को देखते हैं अपने बोट लेके आराम से उन सभी को आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। इस चीज को देख के वो तुरंत उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि ऐसा उसे लग रहा था कि हो सकता है वो रिची है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें कई सारे लोगों का कपड़ा दिखाई देता है। कपड़ा उसी इंसान का था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखे थे, बुलडोजर की मदद से पेड़ को काट रहा था। उस सभी चीज को देख ही रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे उसे उसी जगह पे बैठा हुआ जंगली आदिवासी दिखाई देता है। अब उसे देख को काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते भागते तुरंत वो अपने नाव के अंदर बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन तभी एक आदिवासी पानी के अंदर से निकलता है और नील का गला काट देता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। उधर हम एजे, माया और जैस्मिन को देखते हैं जो कि रिची को ढूंढते ढूंढते वही पहाड़ वाले गुफे के अंदर आ गया था। वहाँ पे रिची अचानक से लोग के सामने आ जाता है, जिससे कि वो सभी लोग डर जाता है। वो सभी रिची से पूछता है कि तुम अचानक से रात को गायब क्यों हो गए। रिची कहता है मुझे खुली जगह में सोने की आदत नहीं है और मेरी नींद भी नहीं आ रही थी, इसी के वजह से मैं गुफे के अंदर आके सो गया था। फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाता है और अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रिची एजे को रोकता है और उससे बोलता है मैंने तुम्हें अपना जिगरी यार, अपना भाई समझा था, लेकिन तू इतना नीच निकल सकता है, मैं ये कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था। मैं तुझे अपना भाई समझता था और तू मेरी ही जिंदगी के साथ खेल रहा था। ये रहा तेरा फोन और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अब एजे वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। इसके बाद वो सभी अपने नाव के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे जब वो सभी आता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नील उन लोगों का सामान लेके वहाँ से भाग चुका है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो सभी का नील का बोट दिखाई देता है। वो तुरंत उसके बोट के पास पहुँचता है। एजे देखता है उसके बोट के ऊपर खून लगा हुआ है और सामने ही एक तबेले के अंदर कुछ उबल रहा था। उस चीज को देखने के लिए वो तुरंत उसके पास पहुंचता है। वो देखता है उस तबेले के अंदर नील का कटा हुआ सर उबल रहा है। उस चीज को देख के वो लोग पूरी तरीके से डर जाता है और ये लोग को ये चीज समझ में आ जाता है कि नील जो भी अपने दादाजी के बारे में बताए थे वो सारी बात सच्ची थी। वो लोग तुरंत अपने नाव के अंदर बैठता है और वहाँ से तेजी रफ्तार में भागने लगता है। लेकिन उन सभी को ये चीज नहीं मालूम था कि वो जंगली आदिवासी उन लोगों को देख रहा है। वहाँ पे वो सभी लोग अपने
अपने बोट को लेके भाग रहा होता है, लेकिन नदी के बीच में एक पेड़ गिर चुका था, जिसके वजह से वो सभी अपने नाव को लकड़ी के अंदर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे पानी के अंदर से निकल के वो आदिवासी हमला कर देता है। वो आदिवासी इतना ताकतवर था कि एजे और रिची को अकेले ही मार रहा होता है। लेकिन तभी माया एक पत्थर उठाती है और वो आदिवासी के सर पे मार देती है, जिससे कि वो आदिवासी का यहीं पे मौत हो जाता है। लेकिन अब इन लोगों की मुसीबत और बढ़ चुका था, क्योंकि उसका बोट वहाँ से पानी में तैरते तैरते दूर जा चुका था। फिर हम एक और आदिवासी को देखते हैं, जो कि वो अपने मरे हुए साथी का दिल निकालता है और कच्चा खा जाता है। अब ये चीज तो तय हो चुका था कि वो जरूर उन लोगों से बदला लेगा। उधर एजे और सभी लोग जंगल के बीच में भाग रहा होता है। उन लोगों को ये चीज भी नहीं मालूम रहता है कि उन सभी को कौन से दिशा के अंदर जाना है। भागते भागते रात हो जाती है और वो लोग काफी ज्यादा थक भी गए थे, इसीलिए वो सभी लोग एक जगह पे रुक जाता है और वहीं पे रात गुजारने की सोचता है। फिर हम रिची, माया, जस्मिन को देखते हैं। वो लोग तो सो जाता है, लेकिन एजे जगा रहता है और वहाँ से उठ के वो मिट्टी की तरफ जाता है। वो उस मिट्टी के अंदर बैठ जाता है और अपने पूरे शरीर के अंदर मिट्टी लगा लेता है। शायद अजय को ये चीज मालूम था कि वो आदिवासी उनके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा, और ऐसा ही होता है। कुछ देर के बाद वो आदिवासी उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो अजय को नहीं देख पाता है, क्योंकि अजय मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था। वो जैसे आगे बढ़ता है, अजय उस आदिवासी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदिवासी काफी ज्यादा ताकतवर और बॉडी बिल्डर इंसान था। वो अजय को मार मार के सुला देता है। तभी रिची आ जाता है और वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो रिची को भी खूब ज्यादा मारता है। फिर अजय और रिची उस आदिवासी के साथ मुकाबला करता है, लेकिन अजय को मार के नीचे फेंक देता है, जिससे अजय लेटते फूटते एक पत्थर से टकराता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब एजे को होश आता है तो वो तुरंत रिची के पास जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वहाँ पे कई सारे आदिवासी थे और वो रिची को बुरी तरीके से बांध दिया था। एजे जैसे तैसे करके छुपते छुपते रिची के पास पहुँच जाता है, लेकिन एजे जब आदिवासियों को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे वो रिची से कहता है, दोस्त मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो हम दोनों को मार देगा, फिर जैस्मिन को और माया को भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैस्मिन और माया को मैं इस जंगल से बचा के लेके जाऊंगा। रिची रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन एजे वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदिवासियों रिची को अपने तबेले के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे उसे तरपा तरपा के मार देता है। उधर हम जैस्मिन और माया को देखते हैं। एजे जब उन लोगों के पास पहुँचता है तो जैस्मिन एजे से पूछती है, रिची तो इधर ही था, लेकिन वो कहाँ चला गया और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इस पे एजे उन सभी से कहता है, रिची हम सबकी मदद के लिए वो जंगल के दूसरे साइड गाड़ी बुलाने के लिए गया है और हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो सभी जंगल के बीच में भाग रहा होता है, लेकिन तभी जैस्मिन एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। उस गड्ढे के अंदर कई सारे नुकीले नुकीले लकड़ी थे और एक लकड़ी उसके सीने के आर पार हो चुका था। अब ये चीज देख के माया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है, हमें इसे किसी भी तरह बचाना होगा। एजे जल्दी से उस पेड़ से रस्सी की तरह एक लकड़ी निकालता है और वो माया के कमर पे बांध देता है। फिर धीरे धीरे माया गड्ढे के अंदर जाती है और वहाँ से जैस्मिन को जैसे तैसे करके बाहर निकालती है। जैस्मिन का हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते और उस नदी वाले रास्ते से भाग रहे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे उसी का एक छोटा सा नाव दिखता है। फिर एजे माया और जैस्मिन को तुरंत उस नाव के अंदर बैठाता है और वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। एजे नदी के अंदर डुबकी लगा के नदी से बाहर आता है और वो अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है, यहाँ के लोगों ने मेरे साथियों को मार दिया है। कुछ बातें रिकॉर्ड करके उस फोन को वहीं पे छोड़ देता है। दरअसल ये एजे का एक प्लान था। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे वो आदिवासी आ जाता है और उसका फोन उठा के वीडियो देखने लगता है और उसी टाइम पे एजे उस आदिवासी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये भी प्लान उसका फेल हो जाता है, क्योंकि वो आदिवासी एजे से काफी ज्यादा ताकतवर इंसान था। अब वो एजे को बुरी तरीके से पकड़ लिया था और तभी उसका ध्यान जैस्मिन और माया पे जाता है। जब वो दोनों लड़की को देखता है तो एजे को एक रस्सी से लटका देता है। फिर वो माया और जैस्मिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। उस चीज को देख के एजे जी जान लगा के उस चाकू को निकालता है और फटाक से वो रस्सी को काट देता है। फिर वो चाकू उस आदिवासी के पीठ में घुसेड़ देता है, जिससे माया और जैस्मिन की जान बच जाती है। लेकिन वो आदिवासी अभी भी मारा नहीं था। एजे के साथ उन दोनों के बीच काफी देरों तक फाइट होता है और वो एजे को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी एजे उस पानी के अंदर से उसी आदिवासी का तलवार निकालता है और उसका गला काट देता है। लेकिन खतरा अभी भी उसके सर से नहीं टला था, क्योंकि तबेले के सारे आदिवासी अब उसके सामने आ चुका था। एजे को अपने दोस्त के साथ किए गए गलती पे काफी ज्यादा अफसोस था, इसीलिए अब यहाँ पे वो सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो माया के बोट को धक्का मार देता है और उस आदिवासी से लड़ने के लिए जाने लगता है। वहीं पे माया उससे कह रही होती है, प्लीज मत जाओ मत जाओ। एजे को सभी लोग निकम्मा कहता था, इसीलिए वो माया की बात भी नहीं सुनता है और वो सारे आदिवासी से लड़ने के लिए चला जाता है। एजे जैसे उन लोगों के ऊपर हमला करता है, वो सारे आदिवासी मिलके एजे
बच्चे को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। उस चीज को देख के माया वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ देर नदी में ऐसे ही नाव चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद माया को होश आता है। जब उसे होश आता है तभी उसके सामने एक झरना गिरते हुए दिखता है, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर से रास्ता कोई ना कोई जरूर होगा। अब वो जैस्मिन को लेके जैसे तैसे उस झरने के ऊपर चढ़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ गाड़ियां दिखाई देता है। उस चीज को देख के उसके अंदर जान में जान आती है और वो भागते उस गाड़ी वाले के पास पहुंचती है। वो अपने ऊपर बीते हुए घटना के बारे में उन सभी लोगों से बताती है। उसकी बात सुनने के बाद सभी लोग उस जगह से तुरंत निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वो आदिवासी इंसानों को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि वो उसका जंगल को काट रहा होता है। वो आदिवासी नहीं चाहता था कि कोई भी उसके जंगल को काटे, क्योंकि वो उस जंगल को ही अपना घर समझता है। इसीलिए वो इंसानों को देखता था तो उसे बहुत बेरहमियों से मार देता था। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरी वीडियो में।